हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे खास नेता मानते हैं चीनी लोग। जी हां दोस्तों, अब दे दिया है मोदी जी का निक नेम। बताएंगे क्या निक नेम दिया है, साथ ही साथ दोस्तों बड़ी खबर बताएंगे जहाँ ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसे चीन के 26 सैन्य विमान, जिसके बाद क्या हुआ पूरी जानकारी बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहाँ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के जस्ट बाद अचानक यूक्रेन पहुंचे पुतिन। बताएंगे दोस्तों वहां पहुंचकर पुतिन ने क्या किया। साथ ही साथ आधार और पैन कार्ड के लिंक को लेकर सबसे बड़ी खबर है, जहां पर 31 मार्च के बाद पैन को इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय कर दिया जाएगा। दोस्तों इसका भी समाधान बताएंगे। तो हर तरह की जानकारी बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते, मानते कि विश्व में भारतीय सेना नंबर 1 सेना और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे खास नेता मानते हैं चीनी लोग। मोदी द इमोर्टल दे दिया निक नेम। जी हाँ, अगर इसका हिंदी में अनुवाद करें तो अमर मोदी निक नेम दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी की भारत में लोकप्रियता किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि पड़ोसी देश कोई और नहीं बल्कि चीन में भी प्रधानमंत्री मोदी खासे लोकप्रिय हैं। दरअसल चीन के एक पत्रकार मू चुनशान ने द डिप्लोमेट पत्रिका में एक लेख लिखा है, और इस लेख में मू चुनशान ने दावा किया है कि भारतीय प्रधानमंत्री चीन के सोशल मीडिया यूजर्स के बीच खासे लोकप्रिय हैं। मू चुनशान चीन के सोशल मीडिया, खासकर सीना वीबो, जो कि दोस्तों ट्विटर जैसा एक चाइनीज प्लेटफॉर्म है जो चाइना में ही चलता है, उसका विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं। अपने विश्लेषण के आधार पर चीनी पत्रकार ने बताया कि अधिकतर चीनी यूजर्स मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के बड़े देशों के बीच संतुलन बनाकर चल रहा है। लेख के अनुसार चीन के सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रधानमंत्री मोदी को एक निकनेम भी दिया है। दोस्तों चीनी सोशल मीडिया यूजर्स प्रधानमंत्री मोदी को मोदी लाओ शियान, जिसका मतलब द मोदी इमोर्टल है, यानी अमर मोदी है। चीन में लाओ शियान बुजुर्ग और अमर व्यक्ति को कहा जाता है जिसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। चीन के यूजर्स मानते हैं कि नरेंद्र मोदी दुनिया के अन्य नेताओं से अलग है। चीन के यूजर्स प्रधानमंत्री मोदी के पहनावे और उनकी लुक्स से काफी प्रभावित हैं। साथ ही उनकी नीतियों को भी भारत के पूर्व के नेताओं से अलग मानते हैं। मू चुनशान लिखते हैं कि इससे साफ है कि चीनी लोगों पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव है। जी हाँ, चीनी सोशल मीडिया यूजर्स मानते हैं कि भारत के दुनिया के अन्य बड़े देशों से संबंध भी अच्छे हैं, जैसे भारत के रशिया और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। भारत के सभी देशों के साथ अच्छे संबंधों की चीनी नागरिक तारीफ भी करते हैं। अब ऐसे में दोस्तों चाइनीजों द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो तारीफ की जा रही है दोस्तों, और मोदी जी को अमर मोदी कहा जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों। चाइना जैसा देश जो भारत से हमेशा विवादों में घिरा रहता है, भारत के साथ झड़पों में साजिशें रचता रहता है, कोई ना कोई चाल चलने की कोशिश करता है, आज वही चाइना के लोग प्रधानमंत्री मोदी जी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और विश्व के नेताओं से मोदी को सबसे अलग नेता मानते हैं और हर तरीके से मोदी जी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों अगर आप भी मानते हैं ये भारत के लिए बहुत अच्छा संदेश है, तो कमेंट में आप लोग भी दोस्तों मोदी जी को मोदी द इमोर्टल लिखना मत भूलिएगा, अमर मोदी। चलता अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसे चीन के 26 सैन्य विमान, ताइपे ने भी की जवाबी कार्रवाई। जी हां, चीन और ताइवान के बीच तनाव अब भी कम नहीं हुआ है, और इस बीच ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कम से कम 26 चीनी सैन्य विमानों और नौसेना के 4 पोतों को अपने वायु क्षेत्र में ट्रैक किया है। ताइवान के मीडिया ने यह जानकारी दी। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के 26 विमान ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र यानी ADIZ में देखे गए। इनमें से 4 चेंगडू J-10 लड़ाकू विमान, 4 शेनयांग J-16 लड़ाकू विमान, एक CH-4 ड्रोन और एक हार्बिन BZK-005 ड्रोन ने ताइवान स्ट्रेट मीडियन लाइन को पार कर दिया, और हार्बिन के एक अन्य ड्रोन ने ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र के दक्षिणी किनारे पर उड़ान भरी। चीन ने इस महीने अब तक ताइवान में 67 नौसैनिक जहाजों और 266 सैन्य विमानों को ताइवान में भेजा है। बीजिंग सितंबर 2020 से ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र के अंदर नियमित रूप से विमान भेज रहा है और अपनी ग्रे जोन स्ट्रेटजी को तेज कर रहा है। ताइवान न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक ग्रे जोन स्ट्रेटजी को आश्वासन से परे एक प्रयास के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका उद्देश्य बल का सहारा लिए बिना सुरक्षा के उद्देश्यों को हासिल करना है। अब इस पर देखना ये होगा दोस्तों कि ताइवान फिर क्या एक्शन लेता है और अमेरिका का बयान क्या आता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अचानक यूक्रेन पहुंचे पुतिन, कब्जे वाले शहर का किया दौरा।
बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार यानी 19 मार्च को कब्जे वाले मारियोपोल का दौरा किया। रूसी मीडिया ने यह जानकारी दी। मारियोपोल पर मई 2022 से मॉस्को की सेना का कब्जा है। पुतिन ने हेलीकॉप्टर से मारियोपोल के लिए उड़ान भरी, फिर कार से शहर के कई जिलों में घूमे और स्थिति का जायजा लिया। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेवस्की माइक्रो डिस्ट्रिक्ट में शहर वासियों से बात की। उन्होंने मारियोपोल के तट की भी जांच की। पुतिन के यात्रा के दौरान रूसी उप प्रधानमंत्री मंटी मराट खुसुलिन ने शहर और इसके बाहरी इलाकों में पुनर्निर्माण से जुड़े कामों के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट दी, जिसमें नए आवासीय जिलों, सामाजिक और शैक्षिक सुविधाओं, उपयोगिता, बुनियादी ढांचे और चिकित्सा केंद्रों के निर्माण से संबंधित बातें शामिल थी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार पुतिन ने यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान के शीर्ष कमान से भी मुलाकात की। रूसी नेता ने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वालेरी गेरासिमोव से मुलाकात की, जो यूक्रेन में रशिया के आक्रमण के प्रभारी है। दोनों की बैठक दक्षिणी रशिया में रोस्तोव ऑन डोन कमांड पोस्ट पर हुई है। चलता अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां इमरान खान की पार्टी पर लग सकता है प्रतिबंध, घर से भारी मात्रा में बम बारूद मिलने पर एक्शन में शहबाज की सरकार। जी हां, इमरान खान की बढ़ती जा रही मुश्किलें, अब पूर्व पीएम पर दर्ज हुआ आतंकवाद का भी केस कभी भी बंद हो सकती है। उनकी पार्टी यानी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पीटीआई पर बता दे, पाकिस्तान में सियासी ड्रामा चल रहा है। एक तरफ देश कंगाली की हालात में है, दूसरी ओर इमरान खान और सत्ताधारी शहबाज सरकार के बीच राजनीतिक रस्साकशी जारी है। इमरान परसों यानी शनिवार को इस्लामाबाद कोर्ट गए थे। लाहौर में अपने वो घर से उनके निकलते ही लाहौर पुलिस इमरान के घर में घुस गई थी। इस दौरान इमरान के घर से बम बारूद बरामद हुआ और इस बात का दावा खुद पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने किया। इसके बाद अब पाकिस्तान की शहबाज सरकार इमरान खान की पार्टी पर बैन लगाने की तैयारी में है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार इमरान खान पर बड़ा शिकंजा कस सकती है। पाकिस्तान की सरकार की इमरान की पार्टी तहरीक इंसाफ पार्टी को प्रतिबंधित संगठन घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में सरकार की विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने की योजना है। पाकिस्तान के गृह मंत्री सनाउल्लाह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पुलिस ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री खान के लाहौर स्थित आवास से हथियार और पेट्रोल बम जब्त करने का दावा किया है। इस्लामाबाद में एक जिला अदालत में पेशी के लिए शनिवार को लाहौर से इस्लामाबाद आए इमरान खान पर देश के सत्तारूढ़ गठबंधन ने निशाना साधा। जी हाँ, सनाउल्लाह ने क्या कहा दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान के गृह मंत्री सनाउल्लाह ने कहा कि जमान पार्क में आतंकवादी छिपे थे। इमरान खान के आवास से हथियार, पेट्रोल बम आदि बरामद किए गए हैं, जो एक आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए पीटीआई के खिलाफ मामला दर्ज करने के वास्ते पर्याप्त सबूत है। इमरान खान की पार्टी को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया शुरू करने की सरकार की योजना पर मंत्री ने कहा, किसी भी पार्टी को प्रतिबंधित घोषित करना मुख्यतः एक न्यायिक प्रक्रिया है। हालांकि हम इस मुद्दे पर अपने कानूनी दल से विचार विमर्श करेंगे। बता दें कि जिस प्रकार की ये खबरें दोस्तों लगातार पाकिस्तान से आ रही है, इससे एक चीज तो क्लियर होता है कि इमरान खान का पूर्ण रूप से करियर खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है। और हाथ धोकर इमरान खान के पीछे पड़ गए हैं ये लोग। बहरहाल दोस्तों, आपकी जो भी इस पर निजी राय हो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां यूक्रेन युद्ध में फंसा रशिया, भारतीय नौसेना का ताकतवर चक्र भी संकट में। पूरी जानकारी बता दें, भारत ने रशिया से भारतीय नौसेना के लिए परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बी INS चक्र 3 को लेने के लिए एक डील की थी। इस पनडुब्बी को साल 2026 में भारत आना था, लेकिन अब इसमें देरी हो सकती है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर इस पनडुब्बी की डिलीवरी को क्यों टाला गया है, मगर विशेषज्ञ मान रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग देरी की बड़ी वजह हो सकती है। साल 2019 में भारत ने रशिया के साथ इस पनडुब्बी को लीज पर लेने के लिए एक डील की थी। भारत और रशिया ने $3 अरब वाला एक समझौता साइन किया था और यह समझौता अकुला क्लास की परमाणु पनडुब्बी के लिए साइन हुआ था। भारतीय नौसेना ने इसे INS चक्र 3 का नाम दिया है। चक्र 3 चक्र 2 की जगह लेगी। चक्र 2 को भारत ने 10 साल की लीज पर लिया था। साल 2012 में लीज पर ली गई चक्र 2 साल 2021 में रूस लौट गई। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर यूके में भारतीयों का एजुकेशन स्तर सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा 71% इंडियन के पास है। ब्रिटेन में अपना घर सर्वे में सबसे बड़ा अब तक का खुलासा बता दें, यूनाइटेड किंगडम में भारतीयों की एक अच्छी खासी आबादी रहती है। हाल में हुए एक सर्वे से पता चला है कि यूके में भारतीय मूल के लोगों में एजुकेशन का स्तर बहुत ही अच्छा है और सभी जातीय समूहों के बीच कामकाजी पेशेवरों का हाई रेशियो है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार यूके में साल 2021 की जनगणना के आंकड़ों से पता चला है कि इंग्लैंड और वेल्स में भारतीय लोगों के पास अपने घर भी ज्यादा हैं। सर्वे से पता चला कि चीनी समुदाय ही नहीं, भारतीयों का भी एजुकेशन लेवल हाई है
और पेशेवरों का हाई रेशियो है। यूके में चीनियों की 56% आबादी का एजुकेशन लेवल हाई है। 52% भारतीयों के पास एजुकेशन का लेवल हाई है। हाउस ओनरशिप सर्वे में कहा गया है कि 71% भारतीय के एथेनिसिटी के पास घर है। इसके बाद 68% गोरे अंग्रेजों के पास है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंग्लैंड और वेल्थ में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आवास में जातीय समूहों के बीच बड़ी असमानताएं थी। भारतीय और चीनी जातीय समूहों को मिलाकर डॉक्टरों, शिक्षकों और वकीलों सहित 34% पेशेवर व्यवसाय कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, भारतीय जहां भी जाते हैं वास्तव में अच्छा नाम कमा के आते हैं दोस्तों, और उन्होंने फिर एक बार ये दिखा दिया है कि भारतीय हर तरीके से बेहतर कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको भी गर्व है कि आप भारतीय हैं तो कमेंट में यूके में रहने वाले उन इंडियंस को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह नेपाल को भी बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा चाइना। क्या है ड्रैगन की बड़ी साजिश? बड़ी खबर बता दे, 1 जनवरी 2023 को नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। नए साल के मौके पर हुए इस एयरपोर्ट के उद्घाटन को देश के विकास के तौर पर देखा गया था, लेकिन अब इसी एयरपोर्ट की वजह से देश के आर्थिक विशेषज्ञों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ये बात भी सच है कि जिस समय एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा था उस समय से लेकर काफी विवाद हुआ था। इस समारोह में प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री और दूसरे टॉप नेता शामिल हुए थे। ऐसा करके सरकार की तरफ से चीन को स्पष्ट संदेश दिया गया था कि देश में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन जब से ही ये एयरपोर्ट खुला है तब से ये सिर्फ एक सिरदर्द बनकर रह गया है। नेपाली मीडिया की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, अगर उन पर यकीन करें तो जब से ये एयरपोर्ट खुला है तब से एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया है। इसकी वजह से अब ये सवाल उठने लगे हैं कि कहीं ये प्रोजेक्ट भी देश में चल रहे दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरह मिट्टी में तो नहीं मिल जाएगा। शुरुआत में सरकारी अधिकारी और देश की जनता इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी आशावादी थी, मगर अब जिस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है और तैयारियों में कमी की वजह से जो डर विशेषज्ञों की तरफ से जताया गया था वो ऐसा लग रहा है और लगता है कि सच हो जाएगा। एयरपोर्ट पर ऑपरेशन ना के बराबर है। ऐसे में दोस्तों, ड्रैगन की सबसे बड़ी साजिश अब नेपाल को लेकर की गई है, यानी कि पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह ही नेपाल को भी बर्बादी के रास्ते पर लेकर आ चुका है चाइना। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? जो भी कहिएगा कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो देखते देखते लाइक कर दीजिए। दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां चीन की एयरलाइन कंपनियों पर बैन लगाने की तैयारी में अमेरिका। रूसी हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर हो सकती है बहुत बड़ी कार्रवाई। बता दें, अमेरिकी परिवहन विभाग चीनी एयरलाइंस पर यात्रियों को अमेरिका ले जाने के लिए रूसी हवाई क्षेत्र का उपयोग करने पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के 3 अधिकारियों ने इस बात की जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स को दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा दल और अन्य को कथित तौर पर पिछले सोमवार को एक आदेश दिया गया था। इस आदेश के तहत चीनी कंपनियों को अमेरिकी एयरलाइन कंपनियों द्वारा सामना किए जाने वाले समान प्रतिबंधों का पालन करने की आवश्यकता बताई गई थी। एयरलाइंस फॉर अमेरिका उद्योग व्यापार समूह के अनुसार अमेरिकी सरकार का ये विचार यूएस एयरलाइंस द्वारा लॉबिंग का परिणाम है। व्यापार समूह के अनुसार यूएस एयरलाइन कंपनियों को विदेशी कंपनियों के मुकाबले सालाना बाजार हिस्सेदारी में $2 बिलियन तक का नुकसान हो रहा है, क्योंकि दूसरे देशों की कंपनियां रूसी क्षेत्र से अधिक प्रतिबंधित नहीं है। समूह ने अनुरोध किया है कि बाइडेन प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करे कि रशिया से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय वाहक अमेरिकी हवाई अड्डों पर नहीं आते हैं। बात करें अगली खबर की, जहां अमृतपाल को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। आईएसआई के संपर्क में था अमृतपाल, बना रहा था आनंदपुर खालसा फोर्स। बता दें, खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ कनेक्शन सामने आया है। पुलिस का दावा है कि अमृतपाल आईएसआई की मदद से आनंदपुर खालसा फोर्स बनाने की तैयारी में था। उसके घर व साथियों से बरामद हथियारों पर AKF यानी आनंदपुर खालसा फोर्स लिखा मिला है। साजिश के तहत धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर पंजाब में माहौल बिगाड़ा जा रहा था। उसे विदेशी फंडिंग होने का भी शक है। जालंधर रेंज के DIG स्वप्न शर्मा ने अमृतपाल के संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से होने की पुष्टि की है। DIG स्वप्न शर्मा ने बताया कि जिस मर्सिडीज गाड़ी में अमृतपाल घूमता था वो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए नशा तस्कर रणदीप के भाई की है। गाड़ी के बारे में पूरी जांच की जा रही है। इस गाड़ी के लिए पैसा कहां से आया और उससे अमृतपाल के क्या संबंध है। उधर काउंटर इंटेलिजेंस के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह दुबई में ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करता था। वो दुबई में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में आया। अमृतपाल को धर्म के नाम पर भोले भाले युवाओं को फंसाने के लिए कहा गया है। इसके लिए पैसा ISI देगी। बहरहाल दोस्तों, अमृतपाल को लेकर जो ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ, ऐसे में क्या एक्शन लिया जाना चाहिए दोस्तों अमृतपाल पर? आप लोग जो भी लिखेंगे कमेंट में
में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां सीरिया में आतंकी कैंप चला रहा अमेरिका, शुरू हो चुका है तीसरा विश्व युद्ध। जी हां, बशर अल असद ने खूब सुनाया ये बातें कहकर अमेरिका को। पूरी खबर बता दें, सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने दावा किया है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। उन्होंने रशिया का समर्थन करते हुए अमेरिकी समेत पश्चिमी देशों की जमकर आलोचना की। असद का दावा है कि यूक्रेन में नाजियों की सेना और सीरिया में पश्चिम समर्थित जिहादियों ने छद्म युद्ध छेड़ा हुआ है। उनका मानना है कि सिर्फ रशिया और चीन के नेतृत्व वाले देशों का गठबंधन ही अमेरिकी आधिपत्य को खत्म कर सकता है। असद आर्थिक और राजनीतिक सहयोग पर चर्चा करने के लिए बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए क्रेमलिन पहुंचे हुए थे। इस दौरान सीरिया में रूसी सैनिकों की मौजूदगी और भूकंप के बाद मानवीय सहायता को लेकर भी बात हुई। तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर बशर अल असद ने कहा कि मेरा मानना है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन यह अपने स्वरूप में भिन्न है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अतीत में विश्व युद्ध पारंपरिक हुआ करते थे। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पीएम हसीना ने भारत को बताया सच्चा दोस्त। कहा, तेल पाइपलाइन से हमारी ईंधन आवश्यकताओं की सुरक्षाएं होंगी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शनिवार को अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ 131.5 किलोमीटर लंबी बांग्लादेश भारत मैत्री पाइपलाइन का वर्चुअल उद्घाटन किया। आप सभी जानते होंगे। और इस दौरान दोस्तों हसीना ने भारत को बांग्लादेश का सच्चा दोस्त बताया और दोनों देशों के बीच की दोस्ती बरकरार रखने की भी बात कही। रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। ऐसे में भारत के साथ सीमा पार तेल पाइपलाइन बांग्लादेश में ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 377 करोड़ रुपए की लागत वाली ये पाइपलाइन दोनों पड़ोसी देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग का हिस्सा है, जिसके जरिए बांग्लादेश भारत से पेट्रोलियम खासकर डीजल का आयात करेगा। हसीना ने कहा कि दोस्ताना पाइपलाइन दो मित्र देशों के बीच विकास के लिए सहयोग में एक मील का पत्थर साबित होगा। ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा पाइपलाइन आर्थिक विकास को भी बढ़ाएगी। उन्होंने आगे कहा कि इस पाइपलाइन से भारत से डीजल आयात करने में लगने वाला समय और खर्च काफी कम हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका में अब टिकटॉक का प्रतिबंध से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। जी हां, सिलिकॉन वैली ने भी कमर कस ली है। जी हां, अमेरिका में टिकटॉक एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगवाने की मुहिम में सिलिकॉन वैली के अधिकारी भी अब खास भूमिका निभा रहे हैं। टिकटॉक के सीईओ शाओ ची चेऊ को अगले गुरुवार को अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद में बुलाया गया है। वहां उनसे सवाल जवाब होगा। आरोप है कि टिकटॉक अपने डेटा चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को मुहैया कराता है। उधर सिलिकॉन वैली के अधिकारी अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में चीन की भागीदारी पर रोक लगवाना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए एक विशेष डिनर आयोजित करने का फैसला किया है, जिसमें चीन और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर चर्चा होगी। और यह डिनर चेऊ की कैपिटॉल हिल यानी संसद भवन में पेशी से एक दिन पहले आयोजित किया जाएगा। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां डोनाल्ड ट्रंप के गिरफ्तारी वाले बयान पर एलन मस्क का बड़ा बयान। कहा, अगर ऐसा हुआ तो राष्ट्रपति चुनाव भारी मतों से जीत जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, अमेरिका में साल 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस महीने के अंत में टेक्सास के वाको में अपनी पहली जनसभा करने वाले हैं। और इस बीच टेस्ला और ट्विटर के सीईओ एलोन मस्क ने दावा किया है कि अगर ट्रंप को मैनहट्टन अभियोजकों की ओर से अभियोग का सामना करना पड़ा तो वो 2024 के चुनावों में शानदार जीत हासिल करेंगे। एक न्यूज रिपोर्ट के प्रतिक्रिया पर देते हुए उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया गया तो वो अगला चुनाव जीत जाएंगे। एलोन मस्क ने ट्वीट किया कि अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप की शानदार जीत तय है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि ट्रंप पर जल्द ही कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों अमेरिका का अगला राष्ट्रपति आप लोग किसको बनते हुए देखना चाहेंगे? क्या दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप को ही बनते हुए देखना चाहेंगे दोस्तों, या फिर किसी अन्य को? जो भी आपकी निजी राय हो, लेकिन जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप में आप किसको बेहतर मानते हैं बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी का जमाना याद दिला मोदी सरकार को चेतावनी दी है। दोस्तों कह दिया है सबको पता था क्या हुआ था। बता दें, महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर राहुल गांधी के बयान को लेकर दिल्ली पुलिस ने पूर्व कांग्रेसी अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। अब राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस के नोटिस पर कांग्रेस आग बबूला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी सरकार के हश्र की याद दिलाते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के ये कहने के बावजूद कि वो नोटिस का जवाब देंगे, दिल्ली पुलिस उनके घर पर पहुंच गई। दिल्ली पुलिस की ये कार्रवाई हमें इंदिरा गांधी के जमाने की याद दिलाता है। जब इंदिरा गांधी के समय में ऐसी चीजें हुई तो परिणाम क्या थे ये सभी जानते हैं। आपको बता दें, कांग्रेसी नेता ने रविवार को राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की जमकर निंदा की और उन्होंने
दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न का सबसे खराब उदाहरण करार दिया। बहरहाल दोस्तों, जब दिल्ली पुलिस ने नोटिस पकड़ाया है तो इस प्रकार के भाषणबाजी और बयानबाजी विपक्षियों द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों बहरहाल इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताइएगा। बात करते एक और बड़ी खबर की, जहां पर 2024 में बीजेपी इन मुद्दों को रखना चाहती है सबसे आगे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने उठाया ये बड़ा कदम। बता दें, यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अपने अयोध्या के दौरे पर थे, जहां वो अयोध्या में विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान यूपी के सीएम अयोध्या में जन्मभूमि पथ, राम पथ, भक्ति पथ और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास कार्यों की भी व्यापक समीक्षा की। आपको बताते चले कि 14 मार्च को पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अयोध्या और काशी के विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या पहुंचे। गौरतलब है कि पिछले 2 दिनों से यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी में थे, जहां वो पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में चल रही सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे थे। बढ़ते और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां केशव प्रसाद मौर्य का चौंकाने वाला दावा, सपा खेमे में मच जाएगी खलबली, अखिलेश यादव की बड़ी टेंशन। बता दें, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी जंग किसी से छिपी नहीं है। डिप्टी सीएम ने फिर एक बार ऐसा दावा किया है कि समाजवादी पार्टी खेमे में खलबली मच जाएगी। इस बयान से सपा प्रमुख की टेंशन बढ़ सकती है। एक निजी चैनल के साथ बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख के दावे पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, वो अपने 100 विधायक बचाएं वही ज्यादा है। इस जन्म में वो सोचते हैं, उन्हें इतना भी समझ नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य उस मिट्टी के बने हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे तवाया हिंदू भूमे सुखम वर्धित तो हम महामंडले पुण्य भूमे त्वरदर्थे पतत्व से कार्यो नमस्ते नमस्ते। राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही हूँ। आज मुझे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते जो दायित्व मिला है वो मैं निभा रहा हूँ। बहरहाल दोस्तों, उन्होंने कहा वो अगर बीजेपी के सिपाही से अगर पूछते हैं कि तो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, उनके बस की बात नहीं है कि वो अपने पार्टी को बचा ले। उनकी पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक मेरे संपर्क में है, वो कह रहे हैं कि मुझे बीजेपी ज्वाइन करा लो, हम अखिलेश यादव के साथ नहीं रहना चाहते। मैं 50 से ज्यादा विधायक बता रहा हूँ, मुझसे मिल चुके हैं। अगर अखिलेश यादव को इतना पता नहीं है तो उनको इसका पता करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, बहुत बड़ा चौंकाने वाला दावा किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। बहरहाल दोस्तों, आपकी जो भी इस पर निजी राय हो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, जहां पर आईटी डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को किया अलर्ट, 31 मार्च से पहले पैन आधार को करे लिंक, वरना नहीं कर पाएंगे आईटीआर फाइल। बता दें, 1 अप्रैल 2023 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में नए वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की शुरुआत से पहले 31 मार्च तक इसे ऐसे फाइनेंशियल कार्य हैं जिन्हें पूरा करना बहुत आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बार बार करदाताओं को इन कामों को पूरा करने का अलर्ट जारी कर रहा है। अगर आपने पैन और आधार को अभी तक लिंक नहीं किया है तो इस काम को आज ही पूरा कर लें। ऐसा ना करने पर आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और आपके पैन कार्ड को 1 अप्रैल से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, कितने भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने लिंक करवा लिया है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।